नमस्कार दोस्तों, द माइक्रो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात कर रहे थे और आज हम उसमें आगे आगे के क्रम में हम बात करेंगे मैसूर पर, कि मैसूर पर किसने राज किया, कैसे किया। फिर आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे, आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध, सेकेंड युद्ध, थर्ड, फोर्थ, यानी चारों युद्ध पे बात करेंगे। इन युद्ध के परिणामस्वरूप जो संधियाँ हुई उनके प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हैदर अली के बारे में बात करेंगे, टीपू सुल्तान के बारे में बात करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों पर चर्चा तो करेंगे ही, ठीक है, ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज आपके लिए एक वार्निंग है कि आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। अगर से स्किप करेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, नहीं बनेंगे। तो ठीक है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम मैसूर पर बहुत ही बढ़िया तरीके से विस्तार में चर्चा करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और अक्सर स्टूडेंट से गलती हो जाती है और क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो इस पर हम अच्छे से एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे और इसी वीडियो में हम चारों युद्धों के बारे में, उनकी संधि, उनके प्रावधान, टीपू सुल्तान, हैदर अली, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़रा भी स्किप ना करिएगा, ठीक है। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाइए और वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद वहीं साइड में नोटिफिकेशन का कि मतलब बेल आइकन होगा, तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वहाँ पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास तुरंत आ जाए, ठीक है। और हाँ, मैसूर से पहले, क्योंकि ये तो मैसूर है, इससे पहले बंगाल पर नियंत्रण की प्रक्रिया समझा हमने, द्वैत शासन समझा, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया। तो हम उस वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से जाके आप वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि आप वो वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और आज हम चर्चा करते हैं मैसूर पर, तो ध्यान रखिए वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना है। अगर से स्किप करेंगे तो आपको इसका खामियाजा एग्ज़ाम में भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे मैसूर पर, मैसूर राज्य पर बात करते हैं। तो क्या हुआ था, देखिए हम मैसूर राज्य पर चर्चा करेंगे, चारों युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी संधियों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर से आप थोड़ा भी स्किप करेंगे तो समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम इसको पूरी की पूरी एक कहानी के रूप में, एक जो रेगुलर कहानी रहती है उस फॉर्म में क्रमबद्ध तरीके से इसको सजाते चलेंगे, ताकि आपको युद्ध और उसकी संधि और उसके प्रावधान याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आसानी से ये चीज़ें याद रहेंगी। एक बार ये लेक्चर आप ध्यान से सुन लेंगे, आप ज़िंदगी भर मैसूर के बारे में नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए। तो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के विघटन के पश्चात, विजयनगर साम्राज्य के विघटन के पश्चात मैसूर पर ओडियार वंश का शासन होता है। ओडियार वंश यहाँ पर शासन करता है मैसूर पर, ठीक है। अब आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि ये विजयनगर साम्राज्य क्या है। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य को हम दक्षिण भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स में हर साल आते हैं विजयनगर साम्राज्य पे या दक्षिण भारत के इतिहास पे। तो हम दक्षिण भारत का इतिहास स्पेशली अलग वीडियो में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य के विघटन के पश्चात ओडियार वंश का शासन होता है, कहाँ, मैसूर पर। और ओडियार वंश में एक शासक होता है चिक्का कृष्णराज, ठीक है, ठीक है। तो चिक्का कृष्णराज के समय, इसके समय सेनापति, देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके समय में सेनापति कौन था। तो इसके समय सेनापति था देवराज और वित्त मंत्री कौन था, वित्त मंत्री था नंदराज, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों बता रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण है क्योंकि यहाँ से हैदर अली शासन की प्रक्रिया में आता है। तो कैसे आता है, इसलिए हम इसको देखते चल रहे हैं, क्योंकि हम पूरी कहानी के तौर पे इसको सजाते चलेंगे ताकि आप इसको याद रखने में आपको बहुत आसानी होगी, आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वित्त मंत्री होता है नंदराज। नंदराज के इस
इस नंदराज के यहाँ हैदर अली, इसी के यहाँ हैदर अली जो था इसी नंदराज के यहाँ, जो कि वित्त मंत्री था चिक्का कृष्णराज का, ठीक है। तो इसी के यहाँ पर ये सेवारत होता है, इसी के यहाँ पर ये काम करता है। लेकिन 1761 में ये जो है मैसूर का शासक बनता है, ठीक है। तो ये 1761 में मैसूर का शासक बन जाता है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आसानी हो। तो हमने देख लिए कि हैदर अली जो है 1761 में मैसूर का शासक बन जाता है, ठीक है। तो ये शासक बनते से ही क्या, इसके शासक बनते से ही ये जो है फ्रांसीसियों के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाता है। और जो ब्रिटिश होते हैं, ब्रिटिशों के प्रति विरोधी नीति अपनाता है, ठीक है। 1761 में हैदर अली जो है मैसूर का शासक बन गया है। उसके बाद जो है ये फ्रांसीसियों के प्रति सहयोगात्मक नीति अपनाता है और यहीं पर ब्रिटिशों के प्रति विरोधी की नीति अपनाता है, ठीक है। तो इसी क्रम में आगे चलकर अंग्रेजों और हैदर अली मतलब मैसूर के बीच संघर्ष बढ़ता है। तो इसी क्रम में जो होता है इसी क्रम में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ होता है। कब? 1767 से 1769 तक चलता है, 69 तक चलता है ये, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब तक चलता है? 1767 से 1769 तक। किस क्रम में चलता है? तो आपको कहानी के रूप में याद रखनी है कि हैदर अली 1761 में जो है यहाँ का शासक बन जाता है। उसके पश्चात जो फ्रांसीसी के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाता है, ब्रिटिशों के प्रति विरोधी की नीति अपनाता है। जब विरोधी की नीति अपनाता है तो इनके बीच संघर्ष बढ़ेगा। तो जब संघर्ष बढ़ता है तो इसी क्रम में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769 में, ठीक है। इतने समय तक चलता है ये युद्ध। लेकिन फिर 1769 में जब अंग्रेज, भाई मैसूर में हैदर अली का राज है, हैदर अली काफ़ी कुशल व्यक्ति था, कूटनीतिक कुशल, ठीक है। तो अंग्रेजों को लग रहा है कि भाई हार नहीं रहे, ये लोग संधि कर लेते हैं इस टाइम में। जब भी ये लोग पराजित नहीं हो रहे हैं या किसी तरह से लग रहा है कि आगे वाला थोड़ा मजबूत है इनका पक्ष, तो ये लोग संधि कर लेते हैं। तो आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका परिणाम 1769 में एक संधि होती है, मद्रास की संधि, ठीक है। मद्रास की संधि होती कब? 1769 में, मतलब 69 में। अब भाई जब संधि हो गई तो इसके प्रावधान क्या है? तो जितने युद्ध हुआ था, तो युद्ध में इन दोनों ने कुछ एक दूसरे के क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के जिन क्षेत्रों पर कब्जा किए होते हैं उन क्षेत्रों को वापस कर देते हैं, लौटा देते हैं। तो इस संधि का प्रावधान पहला कि एक दूसरे के क्षेत्रों को वापस कर देते हैं। और अंग्रेजों की तरफ से ये वादा किया जाता है कि जब भी मैसूर के ऊपर कोई आक्रमण होगा या जब भी इसको सहयोग की आवश्यकता होगी तो ये अंग्रेज जो है मैसूर की सहायता करेंगे, ठीक है। तो ये इस संधि के प्रावधान होते हैं, ठीक। ये तो हो गया पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की बात, ठीक है। लेकिन क्या आगे चल के क्या होता है? 1771 में, अभी तो युद्ध समाप्त हो गया था 69 में और मद्रास की संधि हो गई थी, जिसमें प्रावधान क्या थे कि एक दूसरे के जो क्षेत्र जीते वाले थे वापस कर दिए हैं
और जो है अंग्रेजों ने वादा किया कि कोई भी आपत्ति आएंगी तो हम सहयोग करेंगे। तो 1771 में क्या होता है मैसूर पर जो है मराठे आक्रमण कर देते हैं। मराठे आक्रमण कर देते हैं। मराठे जो है मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं 1771 में। ठीक है, जब ये आक्रमण कर देते हैं तो अंग्रेज जो है मैसूर की सहायता नहीं करते हैं। मैसूर की सहायता अंग्रेज जो है नहीं करते हैं, सहायता करने से मना कर देते हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं। तो अब सहायता नहीं कर रहे हैं तो अभी अभी आपने देखा कि इससे पहले जो मद्रास की संधि हुई थी, मद्रास की संधि में इन्होंने वादा किया था कि आवश्यकता पड़ने पर हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब ये मराठे इन पर आक्रमण कर रहे हैं तो मैसूर का सहयोग अंग्रेज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जाके मद्रास की संधि का उल्लंघन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मद्रास की संधि का उल्लंघन होगा, भाई सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो मैसूर के मन में खटास। ठीक है, तो यहाँ से मैसूर और अंग्रेज इनके बीच में संघर्ष की स्थिति, ठीक है, संघर्ष की स्थिति कह लीजिए या विरोधाभास की स्थिति। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो संधि का उल्लंघन कर दिया है। ठीक, इसी समय क्या होता है, इसी समय चल रहा होता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा होता है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा होता है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में क्या होता है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश के विरुद्ध, मतलब जो ब्रिटेन रहता है, एक साइड रहता है ब्रिटेन, एक साइड अमेरिका, तो ब्रिटिश के विरुद्ध फ्रांसीसी जो है अमेरिका का साथ देते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो हैदर अली है, ये इनके फ्रांसीसी के पक्ष में इसका झुकाव, उसके साथ सहयोगात्मक रवैया अपना हुआ, हमने बताया थे अभी। ठीक है, तो इसी क्रम में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये यहाँ पर फ्रांसीसी जो है अंग्रेजों का सहयोग करते हैं, ऊपर से हैदर अली का भी झुकाव फ्रांसीसियों की तरफ है। ठीक, तो यहाँ पर इंडिया में क्या काम करते हैं कि अंग्रेज इंडिया में एक बस्ती होती है, बस्ती जिसका नाम क्या है, माहे। तो ये माहे पर नियंत्रण का प्रयास करते हैं, माहे पर नियंत्रण का प्रयास करते हैं अंग्रेजों के द्वारा। माहे बस्ती है, ये कहाँ पर है, मैसूर में है, ठीक है, मद्रास में, जो कि हैदर अली के क्षेत्र में आती है। तो इस पर नियंत्रण का प्रयास करते हैं लोग। अब भाई जब अंग्रेज ये बस्ती जो माहे, इस पर नियंत्रण का प्रयास करेंगे, ये आता है हैदर अली के इलाके में, उसके क्षेत्र में, मैसूर में। तो जब ये नियंत्रण का प्रयास करते हैं तो यहाँ से ही हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष शुरू होता है। यहाँ से शुरू होता है अपना द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, कैसे, यहाँ की स्थितियाँ देख लीजिए। 1771 में मैसूर पर मराठों का आक्रमण होता है, तो यहाँ पर अंग्रेज लोग जो है इसका सहयोग नहीं करते हैं, जो कि बात की थी इससे पहले मद्रास की संधि में कि हम सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर संधि का उल्लंघन होता है और इन दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, एक कारण। फिर इसके दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, वहाँ पर ब्रिटिश के विरुद्ध फ्रांसीसी जो है अमेरिका का साथ दे रहे हैं। और इंडिया में भी देखें तो हैदर अली जो है फ्रांसीसियों के साथ सहयोगात्मक रवैया रखता है। इसी क्रम में अंग्रेज लोग फ्रांसीसी बस्ती, ये जो बस्ती है फ्रांसीसी बस्ती है, फ्रांसीसी बस्ती। ठीक है, राइटिंग से छोड़िए, आप सुनते चलिए कहानी के रूप में। जो जो फैक्ट्स हो गए मैं लिखाते चलूँगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, आपको गारंटी है पूरा याद हो जाएगा, आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है,
तो ये फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अंग्रेज नियंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन ये बस्ती मैसूर राज्य के अंतर्गत आती है, जो कि हैदर अली यहाँ का शासक है। तो इन दोनों के बीच संघर्ष होता है, यहाँ से ही सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है। ठीक है, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो रही है। ठीक, और ये कब हो रहा है? 1780 में। ठीक, तो ये वाला जो साल है 1780-81 का अंग्रेजों के लिए बड़े संकट का समय माना जाता है। क्यों संकट का समय, वो भी देख लीजिए, हम आपको बताते हैं। देखिए, उससे पहले जैसे हमने बात की थी कि सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो रही है। क्यों? चूंकि बस्ती माहे पर उन्होंने नियंत्रण का प्रयास किया है, तो उसके विरोध में हैदर अली के द्वारा जो है ये शुरुआत हो रही है। तो इसी क्रम में क्या होता है, हैदर अली तो बड़ा कूटनीतिक आदमी है, तो इसने कुछ समय के लिए, भले ही कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ समय के लिए जो है निजाम, मराठों को और ये स्वयं मैसूर, ठीक है, तो निजाम और मराठों को अपने साथ मिला लिया। और इस युद्ध में निजाम, मराठा, मैसूर इनका त्रिगुट बनता है। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो देखिए आप, निजाम, मराठे, मैसूर अंग्रेजों के खिलाफ त्रिगुट बना हुआ है। एक तो उधर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो इसलिए जो 80-81 का समय है, मतलब 1780-81 का समय अंग्रेजों के लिए संकट का समय माना जाता है। अब संकट कैसे, तो आपको बता ही दिया हमने। देखिए, आपको एक बार और बताते हैं। एक तो भारतीय परिदृश्य में और एक तरफ देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों ही स्तर पर इनके लिए संकट का समय है। ठीक है, चलिए इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, बढ़िया से समझेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से छूटने न पाए। आप ये जो हम कहानी के रूप में पिरोते चल रहे हैं, इस कहानी को ध्यान से सुनिए, ताकि आप कभी भी यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन गलत ना कर पाए। ठीक है, अगर से आप स्किप करेंगे तो इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन गलत होंगे। ये बात हमने पहले ही आपको बता दी है। तो हम बात कर रहे थे 80-81 की, तो हम इसमें संकट का समय देख रहे थे अंग्रेजों के लिए। क्यों संकट का समय है? ठीक है, तो एक तो भारतीय परिदृश्य में देख रहे थे और एक तरफ देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। तो बात की जाए भारतीय परिदृश्य की, तो भारतीय परिदृश्य में आप देखेंगे, एक तो इसी टाइप में 80-81 के टाइम में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है। दूसरी तरफ देखी जाए तो भाई अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर त्रिगुट बना हुआ है। किस किस का त्रिगुट? अभी अभी आपको पता है, निजाम, मराठा, मैसूर, इनका त्रिगुट बना हुआ है, एक साइड हो गए। ठीक है, और एक चीज इसमें कि बॉम्बे और मद्रास, ठीक है, बॉम्बे और मद्रास के अधिकारियों के बीच, लिख देते हैं, बॉम्बे और मद्रास के अधिकारियों के बीच भी मामला कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इनके बीच भी थोड़ी सी विवाद की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, ये तो हो गई भारतीय परिदृश्य की बात। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, अगर से आप पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो उनमें इन पॉइंट को याद रखिए और इस कहानी को याद रखिए। इस कहानी के आधार पर आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की, तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अब हमने देखा है, अभी अभी आपको बताया भी है कि यहाँ चल रहा था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो एक साइड हो गया अमेरिका था वर्सेस अंग्रेज या ब्रिटेन मान लीजिए, ब्रिटेन। ठीक है, तो अंग्रेज और ब्रिटेन, यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ अमेरिका के साथ सहयोग कौन करता है?
इसके साइड से फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, ठीक है, हॉलैंड, ये सब इसका सहयोग कर रहे हैं अमेरिका का। भाई जब सहयोग कर रहे हैं इतने सारे लोग एक साइड, ये एक साइड अकेले पड़ गए हैं, तो यहाँ पर अमेरिका की विजय होती है और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था, यहाँ पर अमेरिका की विजय होती है, यहाँ से अंग्रेज हार जाते हैं। ठीक है, इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए ये कहा जाता है कि 80-81 का समय जो है अंग्रेजों के लिए काफ़ी संकट का समय रहा। ठीक है, लेकिन इस संकट से या इस संकट के समाधान के लिए भाई इस टाइम में इस संकट के समाधान के लिए प्रयास किया जाता है किसके द्वारा? इस समय इसी टाइम पे बंगाल का गवर्नर रहता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स काफ़ी चतुर चालाक व्यक्ति है। ठीक है, तो ये इस समय प्रयास करता है और इस संकट के समाधान के लिए ये जो है निजाम प्लस मराठों को अपने पक्ष में करता है। इसी क्रम में मराठों के साथ सालबाई की संधि करता है, सालबाई की संधि करता है। ठीक है, ये जो है मराठों के साथ सालबाई की संधि करता है और निजाम और मराठों को अपने पक्ष में कर लेता है। अब मैसूरों का जो त्रिकूट था उसको तोड़ देता है। ठीक है, अब जैसे ही मराठों के त्रिकूट को तोड़ देता है, इसके पश्चात क्या होता है देखिए आप। तो निजाम और मराठों का त्रिकूट जो है इनका तोड़ देता है। निजाम मराठे इनको अपने पक्ष में कर लेता है, मराठों के साथ सालबाई की संधि करता है 1882। ध्यान रखिएगा, ये सालबाई की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो ये हो गई सालबाई की संधि कर लिए 1882 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, और अब जो है मैसूर पड़ गया है कमज़ोर। तो जैसे ही मैसूर कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि निजाम मराठों को तो इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया है, अब इनका त्रिकूट टूट गया है, तो जो मैसूर हो गया है कमज़ोर, तो अंततः जो है अंततः युद्ध में जो है हैदर अली जो है पराजित होता है और अंग्रेज़ों की विजय हो जाती है उसमें। ठीक, अभी विजय नहीं हुई है, अंततः जो है हैदर अली पराजित होता है और पराजित होने के पश्चात इसका पुत्र जो है टीपू भाई, इस पर विस्तार से चर्चा भी करनी है हमको। टीपू भाई नहीं है, सॉरी, मतलब ये तो हमारे लिए वो है, टीपू सुल्तान कहा जाता है इसे, इसके बारे में तो शेर मैसूर इसको उपाधि भी है। तो हैदर के पश्चात इसका पुत्र टीपू जो शासक बनता है और युद्ध को जारी रखता है, लेकिन 1784 में जो है संधि हो जाती है और संधि पर जाके युद्ध को विराम लगता है। इस संधि का नाम है 1784 की मंगलोर की संधि, जो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच होती है, मैसूर राज्य के बीच होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया है मंगलोर की संधि पर युद्ध समाप्त। अब आगे चल के क्या होता है, आगे चल के ऐसे चालू करते हैं इसको। मंगलोर की संधि हो गई है, हैदर अली की मृत्यु हो गई है। अब टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक है। टीपू सुल्तान शासक बनने के पश्चात भी अपने संबंध फ्रांसीसियों के साथ बनाए रखता है और फ्रांसीसियों के साथ अपने संबंध बनाए रखता है। इसी क्रम में अब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? कॉर्नवालिस है अब। ठीक है, तो कॉर्नवालिस जो बंगाल का गवर्नर जनरल है,
तो ये जो है एक सूची जारी करता है। कैसी सूची? अपने मित्र राष्ट्रों की सूची। भाई मित्र राष्ट्रों की सूची जारी कर रहा है ये। ऊपर से नाम है, सारे राज्यों के नाम है लगे हुए हैं। भाई मैसूर का नाम नहीं है, मैसूर जो है नहीं है। टीपू सुल्तान जा रहा है, सूची पढ़ रहा है। भाई सूची देखा इसने, बोले ये भी है, ये भी है, ये भी, साला अपना तो नाम ही नहीं है कहीं। टीपू का मूड खराब, टीपू का हो गया मूड खराब। तो टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान ब्रिटिश संरक्षित राज्य, ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र होता है त्रावणकोर, ठीक है। देखिए सूची में नाम नहीं देखा इसने, तो इनके बीच मतभेद बढ़ा हुआ है। इसी क्रम में टीपू सुल्तान जो है त्रावणकोर, जो कि ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पर आक्रमण कर देता है। और इसी क्रम में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ होता है, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया है। इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में एक नया त्रिगुण बनता है। किसके बीच? अंग्रेज, निजाम, मराठा, ठीक है। इनका त्रिगुण बना हुआ है, इनका त्रिगुण बना है। अंग्रेज, निजाम, मराठा, इनका त्रिगुण बना है। किसके खिलाफ? टीपू सुल्तान के खिलाफ। वर्सेस एक साइड है टीपू, अपना टीपू, ठीक है। तो अपना टीपू जो है ये पड़ गया कमज़ोर यहाँ पर, क्योंकि भाई इसके खिलाफ तो त्रिगुण लड़ाई लड़ रहे हैं। अंग्रेज है, निजाम है, मराठा है, और एक साइड टीपू अकेला, ये अकेला पड़ गया। तो इस युद्ध में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है पराजय होती है और इनकी होती है विजय, इनको मिलती है विजय, ठीक है। तो ये विजित राज्य हो गए और ये टीपू यहाँ पर पराजित हो गया। तो यहाँ पर फिर इस युद्ध के पश्चात संधि करनी पड़ती है। तो अंग्रेजों द्वारा संधि की जाती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। (1992), ठीक है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1992, इसमें टीपू सुल्तान की पराजय होती है। अंग्रेज, निजाम, मराठा, इनका त्रिगुट काम करता है, जिसके फलस्वरूप टीपू सुल्तान की इसमें पराजय होती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तो हम श्रीरंगपट्टनम की संधि को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसके प्रावधान, और यूपीएससी और पीएससी में तो इस पर अक्सर मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो ठीक है, हम बात करेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में। तो हम इस पर ऊपर चर्चा करते हैं बढ़िया से कि इसके प्रावधान क्या थे, ऐसा क्या था श्रीरंगपट्टनम की संधि में। क्योंकि भैया अब तो अंग्रेज विजित हो गए हैं, टीपू सुल्तान को कर दिए इन्होंने पराजित, ठीक है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792। इसके प्रावधान क्या है? अब भाई अंग्रेज विजित हो गए, तो अंग्रेजों ने जो है अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान से उसका आधा राज्य ले लेते हैं, आधा राज्य ले लिए। किसने? अंग्रेजों ने ले लिए, ठीक है। इस संधि के प्रावधान है, इसका आधा राज्य ले लिया। अब आधा ही राज्य बताया टीपू सुल्तान के पास। अब आधा राज्य क्यों छोड़ दिए, ये भी, इस पर भी चर्चा करेंगे हम अभी। तो आधा राज्य ले लेते हैं, टीपू सुल्तान का आधा राज्य ले लिए, और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में बड़ी धनराशि इस पर आरोपित करते हैं। इसकी, अब देखिए, आधा राज्य ले लिए, धनराशि ले रहे हैं बड़ी मात्रा में युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में। और एक चीज़, इसके एक और प्रावधान के अंतर्गत ये लोग टीपू सुल्तान के दो पुत्रों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया है, बंधक स्वरूप अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। तो ये होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि और इसके ये प्रावधान, ठीक है। एक आधा राज्य ले लिया, धनराशि, बड़ी धनराशि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ले रहे हैं। टीपू सुल्तान के दो पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया, ठीक। और इसी संदर्भ में
कॉर्नवालिस का एक कथन सामने आता है और ये कहता है कॉर्नवालिस कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बिना अपने शत्रु को कमज़ोर कर दिया। इसका क्या मतलब है ये बताते हैं हम आपको, क्योंकि ये कथन यूपीएससी पीएससी में एक कथन पूछकर ये सिर्फ कथन दे देता है और इसकी व्याख्या करे या इस संदर्भ में बताए, ये सब चीज़ें बोलता है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के संदर्भ में जो कॉर्नवालिस होता है, तो कॉर्नवालिस का एक कथन सामने आता है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बिना अपने शत्रु को कमज़ोर कर दिया, शत्रु को कमज़ोर कर दिया। तो ये सीधा सीधा कथन आ जाता है एग्जाम में, इस पर मेंस में सवाल आ जाता है, या आपको वनडे एग्जाम्स में सीधा सा कथन दे देगा कि अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बिना शत्रु को कमज़ोर कर दिया। ये कथन किसका है? तो आप ध्यान रखिए कॉर्नवालिस का है। किस संदर्भ में कहा गया? श्रीरंगपट्टनम की संधि के संदर्भ में कहा गया, जो कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात की गई थी। ठीक है, तो मित्र कौन कौन थे इसके आपको अभी बताए थे हमने, निजाम, मराठा, क्योंकि इनका त्रिगुण बना हुआ था, निजाम, मराठा और अंग्रेजों का। ठीक है, तो ये इनके मित्र राष्ट्र हो गए, क्योंकि उस समय युद्ध में इन दोनों ने उसका साथ दिए थे अंग्रेजों का, इसलिए। और शत्रु तो मैसूर, तो मैसूर को कैसे कमज़ोर कर दिया? तो अभी हमने इसके प्रावधान देखे। उससे क्षतिपूर्ति के रूप, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में बड़ी सी धनराशि वसूला। ठीक है, उसके आधे राज्य को अपने कब्जे में कर लिया और मित्र राष्ट्रों को शक्तिशाली कैसे नहीं होने दिया, या उनको शक्तिशाली हुए बिना कैसे कमज़ोर कर दिया मैसूर को। तो यहाँ पर कॉर्नवालिस की दूरदर्शिता सामने आती है। अगर से वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के अंतर्गत पूरे के पूरे मैसूर राज्य पर, जब पूरा मैसूर राज्य अपने में ले लेता, तो उसको उसमें से ज़्यादा हिस्सा निजाम और मराठों को भी देना पड़ता, जिससे ये शक्तिशाली होते। अब उसने आधा लिया है, तो आधे में से इनको देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, तो ये कम शक्तिशाली हुए हैं। ठीक है, तो इनको ज़्यादा शक्तिशाली किए बिना शत्रु को, मैसूर को कमज़ोर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि उसका तो आधा ही राज्य बचा है, वो तो ऐसे ही कमज़ोर हो गया, उससे धनराशि ले लिया है। ठीक है, लेकिन इनको शक्तिशाली भी नहीं होने दिया है। तो ये कॉर्नवालिस की दूरदर्शिता का प्रमाण है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हो गई श्रीरंगपट्टनम की संधि, टीपू यहाँ पर पराजित हो गया, लेकिन टीपू के संबंध अब भी फ्रांस से बने हुए हैं। ठीक है, टीपू के संबंध अब भी फ्रांस से बने हुए हैं, फ्रांस से बने हुए हैं। ठीक है, अपना टीपू भाई पराजित हो गया, लेकिन टीपू जो है अपना शांत नहीं बैठता है। ठीक है, ये शांत नहीं बैठेगा, मर जाएंगे लेकिन गर्दन झुकने नहीं देंगे। ठीक, तो ये अपना टीपू शांत नहीं बैठेगा। ठीक है, इनको पता था ये चीज़ें। तो अब क्या होता है कि टीपू के संबंध फ्रांस के साथ बने हुए हैं, और फ्रांस में इस समय चल रहा है नेपोलियन का साम्राज्यवादी विस्तार। नेपोलियन के बारे में आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो हम जब विश्व इतिहास की बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे नेपोलियन की। नेपोलियन, तो हम बात करेंगे उसमें नेपोलियन की। नेपोलियन क्या था? बहुत खतरनाक शासक, जिधर भी निकल रहा है उधर विजय प्राप्त कर रहा है। ये टाइम चल रहा है उसका, बिल्कुल चरम का टाइम चल रहा है। तो नेपोलियन का साम्राज्यवादी विस्तार चल रहा है वैश्विक स्तर पर। ठीक है, और ये फ्रांस से है, और टीपू सुल्तान के संबंध फ्रांस के साथ बढ़िया है, बनाए हुए अपने संबंध। इन्हीं सब चीज़ों की चिंता किसको होती है? इन्हीं सब चीज़ों की चिंता वेलेजली को होती है। वेलेजली अब बंगाल का गवर्नर है, तो इसको इन सब चीज़ों की चिंता हो रही है कि अगर से टीपू सुल्तान फ्रांस के साथ अपने संबंध बनाए रखा, तो नेपोलियन जो कि एक साम्राज्यवादी विस्तार के अपने दृष्टिकोण के अंतर्गत विस्तार करते चल रहा है, अगर से इसने इसके साथ संबंध बनाए हुए हैं, कभी ये यहाँ आ गया तो अपने भारतीय उपनिवेश की इनको चिंता होने लगी, उसकी सुरक्षा की चिंता होने लगी। ठीक है, सुरक्षा हमारे लिए नहीं, अपने लिए, कि कहीं इनका उपनिवेश चला ना जाए। तो यहाँ पर अंग्रेजों को अपने भारतीय उपनिवेश की चिंता होने लगी। तो इसी चिंता के दृष्टिगत, ठीक है, वेलेजली
और टीपू सुल्तान के बीच इसी क्रम में युद्ध होता है। कब? 1799। 1799 युद्ध होता है और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है और टीपू सुल्तान की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। यहाँ से टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेजों की विजय हो जाती है। अंग्रेज यहाँ पर विजित हो गए हैं। तो अंग्रेज विजय के पश्चात मैसूर पर पुराने ओडियार वंश, आपको पहले भी बताए थे हम ओडियार वंश के बारे में थोड़ा ठीक है। तो यहाँ पर ओडियार वंश के 2 वर्ष, ओडियार वंश का जो है एक 2 वर्ष का युवक होता है, तो उसको शासक बना देते हैं ये लोग। सॉरी, तो ओडियार वंश का 2 वर्ष का युवा, उसका नाम क्या रहता है? तो इसको नाम याद रखिएगा, कृष्णराज। ठीक है, ये वो कृष्णराज नहीं है। ठीक, तो 2 वर्ष के युवा कृष्णराज को जो है ये लोग शासक बना देते हैं। कौन? अंग्रेज। क्योंकि अब इन्होंने तो मैसूर पर विजय प्राप्त कर ली है। तो ओडियार वंश के 2 वर्ष के कृष्णदेवराज को शासक बनाते हैं और इसके साथ सहायक संधि करते हैं। ठीक है, इसके साथ सहायक संधि की जाती है वेलेजली के द्वारा। तो ये हो गई हमारी मैसूर के बारे में चर्चा। यहाँ पर देखिए, हम आपको अब पूरी कहानी के रूप में एक लाइन से पूरे के पूरे मैसूर के बारे में चर्चा कर दी है, लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ फैक्ट्स बता देते हैं अंत में, जो कि इसी कहानी से संबंधित है, कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। ठीक है, तो हम इसको आपसे चर्चा करते हैं। जैसे कि हम बात की जाए कहानी में, तो सन आप हो सकता है कि भूल गए हो, तो अंत में हम सन आपको बता दे रहे हैं, ताकि आप इसको अंत में ही देखिएगा, सन पर फोकस ना करिए। पहले पूरी कहानी को एक लाइन से रिवाइज करिए और अब मतलब वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेके अंत तक। अगर से आपने शुरू से नहीं देखा, बीच में चला के देख रहे हैं, तो आप शुरू से जाके देखिए, जब तभी आपको मैसूर के बारे में पूरी की पूरी कहानी पता चलेंगी। ठीक है, तो आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पर चर्चा हुई है। कितने युद्ध के बारे में? 1, 2, 3 और 4। तो हमने 4 युद्धों के बारे में चर्चा की, इसी कहानी के अंतर्गत चर्चा की है। आपको कहानी सुनने में तो मज़ा आया होगा, पर अब उनको भी याद रखिएगा, वो तथ्यों को, क्योंकि वो तथ्य भी काफ़ी काम में आते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पर जाके समाप्त होता है? मद्रास की संधि पर। मद्रास की संधि कब? 1769 में, 69। ठीक है, तो 69 में जाके ये समाप्त होता है। और इस टाइम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ये चीज़ भी याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब चल रहा था, तो इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेल्टस। ठीक है, ठीक। और उसके बाद सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए, तो ये कब से कब तक चला था? तो 1780 से 84 तक चला था, जो कि आगे चलकर मंगलोर की संधि पर समाप्त होता है। कब? 1784 में। ठीक है, और इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमने अपनी जो कहानी सुनाते हुए जो जोड़ते हुए चले थे उसमें भी चर्चा की थी। तो इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल है। ठीक है, अगर से हम फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो ये कब से कब तक हुआ था? तो 1790 से 92 तक चला। ठीक है, ये कहाँ पर जाके समाप्त होता है? तो ये ऐतिहासिक संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 यहाँ पर जाके समाप्त होता है ये। ठीक है, और ये थर्ड
थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस था, ठीक है। इसी ने कहा था कि कमज़ोर किए बिना, अपने मतलब शत्रुओं को शक्तिशाली किए बिना अपने शत्रु को कमज़ोर कर दिया, कॉर्नवालिस ने कहा था। तो ये थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय की बात है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 1799 में हुआ था। यहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है और 2 वर्ष के कृष्ण राय को शासक बना के उसके साथ सहायक संधि कर ली जाती है। तो सहायक संधि कर ली जाती है। सहायक संधि से आपको यहाँ पर याद आ जाएगा कि इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन रहा होगा? तो बंगाल का गवर्नर जनरल इस समय वेलेजली था, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, हम अब आगे बात करेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ तक तो बात हो गई आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में, ठीक है। अब हम एक संक्षेप में टीपू सुल्तान के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं जो जानना ज़रूरी है, क्योंकि टीपू सुल्तान ऐसा व्यक्ति था जिसने जब तक रहा अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रख दिया, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब टीपू सुल्तान के बारे में, अपने टीपू के बारे में। टीपू सुल्तान जिसका नाम एक फतेह अली भी था, जिसे फतेह अली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो फतेह अली कब से कब तक था इसका समय? 1750 से 99 तक, ठीक है। तो ये जो था टीपू सुल्तान, ये स्वयं को जो है फ्रांस का एक गुट था, जैकोबियन गुट, जैकोबियन दल या गुट। तो स्वयं को ये जैकोबियन का सदस्य मानता था। देखिए, जैकोबियन के बारे में हम यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसको नाम लिख के छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि जब वर्ल्ड हिस्ट्री में हम इसको देखेंगे तो इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ चर्चा करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये फ्रांस के जैकोबियन दल का स्वयं को सदस्य बताता था, ठीक है। इसने अपनी राजधानी जो थी, इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, ठीक है। स्वतंत्रता का वृक्ष, ठीक। और ये भारत का प्रथम ऐसा शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति की नींव समझता था। आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति की नींव समझता था। मतलब इसका ये था कि जब तक राज्य आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो सैनिक रूप से मजबूत कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद इसके नेक्स्ट फैक्ट पे बात की जाए तो इसने अपने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इसी टाइप से अपनी एक कंपनी स्थापित करने का प्रयास किया। और इसके लिए इसने विदेशों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए विदेशों में अपने दूत भेजे और उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। टीपू सुल्तान का मानना था कि भेड़ों की तरह लंबी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जिए, ठीक है। मतलब भेड़ों की ज़िंदगी लंबी होती है, तो भेड़ों के जैसे लंबी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की तरह जिए, भले ही एक दिन जिए, ठीक है। तो ऐसा इसका मानना था। टीपू सुल्तान कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन ये जब तक रहा तब तक अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रखा, इसलिए इसे ठीक है, इसे मैसूर ए शेर या मैसूर का शेर भी कहा जाता है टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान के इसकी तलवार के बारे में भी इसकी जो तलवार है, इसकी तलवार के बारे में भी एक कथन सामने आता है कि इसकी तलवार के बारे में काफ़ी प्रसिद्ध तलवार थी, जिसका वजन, इसकी वजन की बात की जाए इसकी तलवार की, तो 7 kg के आसपास इसके वजन था इसके तलवार का, ठीक है।
और इसकी तलवार की लंबाई की बात की जाए तो 93 सेंटीमीटर लंबी थी, जिसकी उसकी तलवार की मुठ पर रत्न जड़ित, उसकी तलवार का जो मुठ था जहाँ से तलवार को पकड़ा जाता है, तो वहाँ पर रत्न जड़ित बाघ का चित्र बना हुआ था। इसकी तलवार इतनी मशहूर थी कि अंग्रेजों ने इसकी तलवार को अपने साथ ब्रिटेन ले गया, जहाँ पर इसकी नीलामी हुई। तो ये सब चीज़ें टीपू सुल्तान के बारे में, इसके कुछ फैक्ट्स है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। तो यहाँ पर मैसूर राज्य के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना। मैसूर राज्य के बारे में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनकी संधियाँ, क्या क्या संधि थी, इसके क्या क्या प्रावधान थे, इन सब चीज़ों को देखा। आप वीडियो पूरा देख लिए होगे, हम आशा करते हैं। ठीक है, तो हम आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त करते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपने अगर से अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है अपना, उसको उस पर प्रेस करिए और वहाँ से ऑल का ऑप्शन चूज़ करिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो आपके पास आए तो वो आपके पास तुरंत आ जाए। जैसे ही हम वीडियो डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू।